हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम बात करेंगे मॉड्यूल कोड M3R5 की प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन की। और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके जनवरी 2021 वाले पेपर में आए थे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम गेस्ट पेपर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कल 8 गेस्ट पेपर्स लॉन्च कर दिए गए थे और आपको ये 8 गेस्ट पेपर्स 200 रुपीज़ में मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। बहुत से बच्चों ने ये पेपर्स लिए हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पेपर्स अवेलेबल हैं विद आंसर की, एंड हर एक मॉड्यूल के दो दो पेपर्स हैं। अगर आपको ये पेपर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे बात करके अपने पेपर्स ले सकते हैं और इस कम टाइम में आपको ये पेपर्स काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एकदम एग्जाम लेवल को देखते हुए ये पेपर सेट करे गए हैं। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो लेवल वहाँ पे रहता है और जो पैटर्न वहाँ फॉलो होता है, वही सब कुछ देखते हुए ये एग्जाम वाले पेपर्स आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें लेकर अपनी तैयारी को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। तो अब बात करेंगे यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। राइट द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंटरप्रेटर है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं, किस टाइप से आपका पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे नीचे मैंने इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, उसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है। द इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट वी नीड टू रन अवर पाइथन कोड और स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आपने कोई कोड लिखा है, कोई आपने प्रोग्राम लिखा है पाइथन में, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको पाइथन इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपका इंटरप्रेटर फॉलो करता है और आपके पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो उन स्टेप्स से पहले हम पहले ये बताएंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर होता क्या है, किस बेसिक प्रिंसिपल पे वो काम करता है। ठीक है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, उसके बाद हम उसके स्टेप्स बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया था, तो आपको इसमें अच्छा खासा कंटेंट लिख के आना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है पाइथन में अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। आपको पता है पाइथन कोड को हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, it basically provides an interface between the code and the computer hardware to get the result of the code। तो जो आपने कोड लिखा है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि आपके रिजल्ट को देगा, उसके बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, the interpreter is a layer of the software that works as a bridge between the program and the system hardware to keep the code running। देखो, आपने कोड लिख दिया बट आप उस कोड को रन नहीं करवा सकते हो, आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए और वो कौन सा होता है? आपका इंटरप्रेटर। तो ये एक ऐसा ब्रिज काम करता है बिटवीन द प्रोग्राम और आपका सिस्टम हार्डवेयर। ठीक है, a Python interpreter is an application which is responsible for running the Python script। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो आगे क्या है, थोड़ा सा मैं और जूम इन कर लेती हूँ। देखो, द पाइथन इंटरप्रेटर वर्क्स ऑन द रीड, इवैल, प्रिंट, लूप, REPL एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टार मार्क कर देती हूँ। जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो एक्चुअली वर्क करता है आपका REPL एनवायरनमेंट में। अब देखो ये होता क्या है। R मतलब रीड्स द कमांड। जो आपने पाइथन कोड में कमांड लिखी है उसको पहले ये रीड करता है, देन उसे इवेलुएट करता है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसे प्रिंट करता है और फिर लूप बैक करता है एंड प्रोसेस गेट्स रिपीटेड। जब तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये रिपीट करता रहेगा, लूप बैक करता रहेगा। ठीक है, तो REPL, रीड, इवैल, प्रिंट एंड लूप, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो इस बेसिक एनवायरनमेंट पे आपका इंटरप्रेटर वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है। द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स व्हेन वी यूज द एग्जिट और क्विट कमांड। जब आप एग्जिट और क्विट कमांड का यूज करोगे तो क्या होगा? आपका जो इंटरप्रेटर है वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, मतलब
आपका जो एग्जीक्यूशन है वहां पे रुक जाएगा और आपका जो इंटरप्रेटर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब पाइथन इंटरप्रेटर रन्स कोड इन टू वेज। जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो दो तरीके से आपके कोड को रन करता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ द स्क्रिप्ट और मॉड्यूल की तरह रन करता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ पीस ऑफ द कोड रिटन इन द इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप से आप पाइथन इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हो यहाँ पे वो बताया गया है। देखो, द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट द इंटरप्रेटर इज टू ओपन द टर्मिनल एंड देन यूज द इंटरप्रेटर फ्रॉम द कमांड लाइन। जैसे हम करते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब भी हम पाइथन के प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे आपके सामने टर्मिनल होता है, वहां पे आप एग्जीक्यूट करते हो अपने प्रोग्राम को। ठीक है। टू ओपन द कमांड लाइन इंटरप्रेटर, तो अगर आपको ओपन करना है कमांड लाइन इंटरप्रेटर, मतलब बेसिकली आपको इंटरप्रेटर को यूज करना है, तो उसके लिए क्या क्या आपके प्रोसेस है। अलग अलग ओएस पे अलग अलग तरीका होता है। देखो, ऑन विंडोज में क्या होता है, द कमांड लाइन इज कॉल्ड द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं आपकी कमांड लाइन को, और एमएस डॉस कंसोल भी कहते हैं। अ क्विकर वे टू एक्सेस इट इज टू गो टू स्टार्ट पे जाओ, मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, रन एंड देन टाइप सीएमडी। सीएमडी टाइप कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका कमांड लाइन या फिर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और वहां से आप अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर बात करूँ, ये विंडोज की बात थी, यहाँ पे बात कर रहे हैं लिनक्स की, जीएनयू की। ठीक है। द कमांड line can be accessed by several applications like Xterm, Genome Terminal और Console। तो इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का यूज करके आप कमांड लाइन को एक्सेस कर सकते हो। और अगर बात करूं मैक ओएस की, तो यहाँ पे देखो क्या है, द सिस्टम टर्मिनल इज एक्सेस थ्रू एप्लीकेशन में जाना है, यूटिलिटीज में जाना है एंड देन टर्मिनल पे जाना है, ऐसे एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तरीके हैं बेसिकली। अब जो आपका मेन क्वेश्चन है वो ये था कि रनिंग पाइथन स्क्रिप्ट बाय द इंटरप्रेटर, कौन से स्टेप्स फॉलो करता है आपका इंटरप्रेटर। तो देखो, मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम पहले हमने बताया है क्या होता है इंटरप्रेटर, किस एनवायरनमेंट को वो यूज करता है। ठीक है, और कैसे आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, किन दो तरीके से वो आपके कोड को रन करता है, और उसके बाद आपका जो मेन आंसर है वो यहाँ पे दिया है। तो 5 नंबर में आपको इस तरीके से आंसर लिख के आना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इन डेप्थ लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रनिंग द पाइथन स्क्रिप्ट बाय द इंटरप्रेटर, किस तरीके से आपकी जो पाइथन की स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली रन होती है। The term Python execution model is given to the entire multi-step process to run the Python script। जिस तरीके से आपकी Python स्क्रिप्ट रन होती है उसके लिए आपको मल्टीपल स्टेप्स चाहिए होते हैं, और उसी को हमने नाम दिया है Python एग्जीक्यूशन मॉडल। ठीक है। अब देखो, एट फर्स्ट क्या होगा, द स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस ऑफ योर स्क्रिप्ट आर प्रोसेस्ड इन सिक्वेंशियल मैनर बाय द इंटरप्रेटर। जितने भी स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन आपने अपने स्क्रिप्ट में लिखे हैं उन्हें आपका इंटरप्रेटर प्रोसेस करता जाएगा सिक्वेंशियल तरीके से। ठीक है, लाइन बाय लाइन उन्हें वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा, प्रोसेस करता जाएगा। देन द कोड इज कंपाइल्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट कॉल्ड एज द बाइट कोड। फिर वो आपके जो पूरा कोड था आपका पाइथन स्क्रिप्ट का, उसे कंपाइल करके एक इंस्ट्रक्शन सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जैसे हम बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है। बेसिकली द कोड इज कन्वर्टेड इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज नोन एज द बाइट कोड। देखो, आप सब लोग जानते हो कि पाइथन में जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है वो बेसिकली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, लेकिन जो आपका कंपाइलर है वो इसको समझ नहीं पाता। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको उस लैंग्वेज को बदलना पड़ता है, किसमें, बाइट कोड में, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसका, कि ये आपके कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। इट इज एन इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट कोड which optimizes the process of code execution। ठीक है, so the interpreter ignores the compilation step when executing the code for the next time। देखो क्या होता है, एक बार अगर आपका कोड कंपाइल हो गया तो दोबारा दोबारा कंपाइल नहीं होता। अगर आपने एक बार कोड कंपाइल कर लिया और फिर कभी दोबारा आप उसे एग्जीक्यूट करते हो तो पाइथन इंटरप्रेटर उस कंपाइलेशन स्टेप को इग्नोर करता है और
आपको सिंपली आंसर दे देता है, ठीक है। तो कंपाइलेशन आपकी सिर्फ फर्स्ट टाइम होती है, बार बार नहीं होती है। फाइनली द इंटरप्रेटर ट्रांसफर्स द कोड फॉर द एग्जीक्यूशन। इसके बाद फाइनली जो आपका बाइट कोड है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है उस कोड में जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। द पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम इज द अल्टीमेट स्टेप ऑफ द पाइथन इंटरप्रेटर प्रोसेस। तो जहां से आपका रिजल्ट आता है, जहां से एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, बेसिकली वो आपका है पाइथन वर्चुअल मशीन। इट इज अ पार्ट ऑफ द पाइथन एनवायरमेंट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसी के साथ आपकी पाइथन वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल हो जाती है। The PVM loads the bytecode in the Python runtime and reads the each operation and executes them as indicated। ठीक है। तो जो आपका पीवीएम है ना, वो एज अ इनपुट लेता है आपके बाइट कोड को, ठीक है, और रीड करता है हर एक ऑपरेशन को एंड एग्जीक्यूट्स देम एज इंडिकेटेड। इट इज द कंपोनेंट विच एक्चुअली रन योर स्क्रिप्ट। तो अगर बात करूँ आउटपुट जो आता है आपका एक्चुअल, वो आपका किससे आता है, आपका पीवीएम से आता है। और पीवीएम आपका एज अ इनपुट लेता है किसे, बाइट कोड को। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हमारा आउटपुट हमें मिल जाता है ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो ऐसे काम करता है आपका पाइथन इंटरप्रेटर। तो ये बन जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और यहाँ पे बात करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका आया था एल्गोरिथम, सुडोकोड और फ्लो चार्ट से फॉर टावर ऑफ हेनोई। तो टावर ऑफ हेनोई एक प्रॉब्लम होती है, इसी पर बेस्ड आपसे एल्गोरिथम, सुडोकोड और फ्लो चार्ट पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। तो आपको अगर एल्गोरिथम लिखनी आती है, सूडो कोड पता है कैसे लिखते हैं और फ्लो चार्ट पता है, तो आप यहाँ पे आराम से नंबर ले सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए इस क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। टावर ऑफ हेनोई होती क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बताऊंगी टावर ऑफ हेनोई होता क्या है, क्या ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या एक्चुअली दिक्कत क्या है और कैसे हमें रिजॉल्व करनी है इस प्रॉब्लम को, और फिर बात करेंगे सूडो कोड की, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट तो बहुत बार पढ़ा दिया, लेकिन सूडो कोड मैंने नहीं पढ़ाया है। तो आज मैं आपको सूडो कोड पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है सूडो कोड में और एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में, ये बताऊंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। देखो, टावर ऑफ हेनोई इज अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव 3 रॉड्स एंड एन डिस्क। तो पहले आप यहाँ पे समझ लो ये प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं एल्गोरिथम बनाओ, सुडोकोड लिखो या फ्लो चार्ट बनाओ, तो आपको एक्चुअली में ये आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। अगर यही नहीं पता तो क्या बनाओगे आप, ठीक है। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो, टावर ऑफ हेनोई आपकी बेसिकली एक मैथमेटिकल पजल है जहाँ पे आपके पास 3 रॉड होती है, ठीक है। मैं आपको अभी डायग्राम से बताऊंगी किस तरीके से काम करना है हमें इसके अंदर। 3 रॉड है यहाँ पे और एन डिस्क है। डिस्क मतलब लगा लो जो आपकी सीडी आती थी ना पहले, उस टाइप की डिस्क है। बीच में आपका होल है और आप उन डिस्क को इन रॉड्स पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। अब देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू मूव द इंटायर स्टैक टू द अनदर रॉड ओबेइंग द फॉलोइंग सिंपल रूल्स। आपको क्या करना है, एक स्टैक ऑफ डिस्क है, मतलब एक रॉड पे बहुत सारे डिस्क है, आपको उस डिस्क के सारे स्टैक को उठाकर दूसरे वाले रॉड पर लेके जाना है, लेकिन आपको सिंपल रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी प्रॉब्लम है टावर ऑफ हेनोई। टावर का मतलब यहाँ पे आपकी रॉड से है, ठीक है। अब देखो, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। एक बारी में सिर्फ एक ही डिस्क को आप मूव कर सकते हो, ये रूल है आपके इस प्रॉब्लम के, ठीक है। ये रूल है, एक बारी में आप एक ही डिस्क को मूव कर सकते हो। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक्स एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर स्टैक। मतलब हर एक मूव क्या होगा, आप सबसे ऊपर वाली डिस्क को ही उठा सकते हो। ये नहीं कि आप कोई सी भी डिस्क को उठा के ले जा रहे हो, नहीं। आपको रॉड में से सबसे ऊपर वाली डिस्क को ही उठाना है और आपको प्लेस करना है दूसरे स्टैक, दूसरा जो आपका रॉड है उस पर जो स्टैक बन रहा है उस पर रख देना जाके टॉप पे, ठीक है। दैट इज अ डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ इट इज द अपर मोस्ट डिस्क ऑन द स्टैक। मतलब अगर
आपके रॉड पे डिस्क बहुत सारी है, 3 डिस्क है, तो आप उसमें से सिर्फ ऊपर वाले डिस्क को उठा सकते हो, नीचे वाले डिस्क को आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी मैं बताऊंगी कैसे करने हैं, देखो। नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क, ठीक है। स्मॉलर डिस्क के ऊपर आपको कोई और डिस्क नहीं रखनी है। देखो जो डिस्क है ना वो ऐसी है, सबसे बड़ी नीचे आएगी, उससे छोटी और सबसे छोटी, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाती हूँ आपको इस तरीके से, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, देखो। 1 मिनट, नोट पढ़ लेते हैं पहले क्या है। ट्रांसफरिंग द top n-1 disk from source to auxiliary rod can again be thought of as a fresh problem and can be solved in the same manner। देखो आपको क्या करना है, आपके पास रॉड्स हैं, ठीक है, ए बी और सी। ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है। ये आपका सोर्स मान लो, ये आपका सोर्स हो गया है, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, सी इज डेस्टिनेशन, ठीक है। 1 मिनट, ये आपका है डेस्टिनेशन, और जो बीच में ये बी वाली रॉड है ना, ये आपकी है ऑक्सिलरी रॉड, ठीक है। ये कौन सी है, ऑक्सिलरी रॉड है, ये ऑक्सिलरी है। तो आपको सोर्स से ये सारी जो डिस्क है उसे ले जाके यहाँ पे रख देना है। देखो यहाँ पे पहले रेड वाली है, फिर आपकी वाइट वाली है, फिर आपकी ग्रीन वाली है। सबसे बड़ी आपकी ग्रीन वाली है, उससे छोटी वाइट वाली है, उससे छोटी आपकी रेड वाली है। तो आपको इसी तरीके से ये डिस्क को प्लेस करना है, कहाँ पे, सी वाली पे। तो देखो एंड में क्या हो जाएगा, एंड में सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये आपका सी पे पहुंच जाएगा। लेकिन सी तक जाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बी का। तो ए से हम सी पे जाएंगे, लेकिन बी आपका बीच में काम करेगा एज अ मीडिएटर और एज अ ऑक्सिलरी रॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने रूल्स पढ़ लिए हैं कि जब भी आप कोई भी डिस्क यहाँ से ले जाओगे, सबसे पहली बात कि आप एक बारी में सिर्फ एक ही डिस्क को ले जा सकते हो। दूसरी बात, आप सिर्फ ऊपर वाले डिस्क को ही उठा सकते हो, नीचे के डिस्क आप नहीं उठाओगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि स्मॉलर डिस्क के ऊपर कोई और डिस्क नहीं आएगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे रेड रख दी है तो रेड के ऊपर आप वाइट नहीं रख पाओगे, क्योंकि वाइट जो रख दोगे ना वो तो फिर क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी ना। तो स्मॉलर डिस्क के ऊपर कैसे आप रख दोगे वाइट वाली, तो ये आपको काम नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको जब आपकी जो डिस्क है वो जब ट्रांसफर होगी सोर्स से डेस्टिनेशन, तो बीच में जो आपकी डिस्क आएगी, जो रॉड आएगी, उसे बोलेंगे ऑक्सिलरी रॉड। और उस पर भी वही सारे रूल्स जो ऊपर पड़े हैं वो फॉलो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटा बता दिया क्या होता है आपका टावर ऑफ हेनोई। अब एक्चुअली करना कैसे है, क्या आपके मेन स्टेप्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको समझना चाहिए डेफिनेटली। 1 मिनट, देखो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताना है कैसे हमने किया। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 डिस्क हैं। ए पर एक ग्रीन है, एक आपकी वाइट है, एक आपकी रेड है। सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, और सबसे छोटी आपकी रेड वाली है। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में देखो हमने इस रेड वाली को उठाया डिस्क को। ये आपकी स्टैक ऑफ डिस्क है, स्टैक मतलब एक बंडल लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले इस रेड वाली को उठा के आपने प्लेस कर दिया कहाँ पर, सी पे। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन पहले से ही बनाया गया है, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, वो आपसे पूछा है इस सोल्यूशन के लिए क्या आपका होगा फ्लो चार्ट, क्या आपका होगा सुडो कोड, और क्या होगा आपका एल्गोरिथम। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या एक्चुअली प्रॉब्लम थी और कैसे सोल्यूशन मिला हुआ है। तो ये सोल्यूशन पहले से ही बना बनाया है, आपको सिर्फ समझा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने रेड वाली डिस्क को उठाकर सी पे प्लेस कर दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया है आपने, जो आपकी वाइट वाली डिस्क थी इसको उठा के आपने बी वाले रॉड पर डाल दिया, जो कि आपका ऑक्सिलरी रॉड है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, वापस से जो आपकी रेड वाली थी इसको उठा के, यहाँ से उठा के आपने वापस से कहाँ डाल दिया, इसमें डाल दिया आपके बी वाले में, थर्ड स्टेप में, ठीक है। फोर्थ में आपने क्या किया, फोर्थ स्टेप देखो क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, जो आपकी ए में
ठीक है, जो आपकी ए में लास्ट वाली सबसे बड़ी वाली रॉड थी, ग्रीन रॉड, उसको उठा के आपने डाल दिया सी के अंदर। एक्चुअल में मुझे मुझे करना क्या है, मुझे इस वाली ग्रीन रॉड को सबसे नीचे यहाँ पे रखना है। ये काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, ये आपका है फिफ्थ स्टेप। यहाँ पे आपने क्या किया, इस रेड वाली को आपने वापस से उठाया और फिर से ए पे रख दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट को खाली करने के लिए मुझे रेड को निकालना पड़ेगा पहले यहाँ पे। फिर सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या किया, इस व्हाइट को जो हमने, ये जो व्हाइट यहाँ थी ना बी में, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और आखिरी स्टेप 7 में हमने क्या किया है, इस रेड को उठाया, यहाँ से रेड थी इसको प्लेस कर दिया आपके यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे रेड थी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसी डिस्क थी आपकी यहाँ पे, वही सेम स्टैक आपने यहाँ पे भी कर दिया। अब जो आपकी ये डिस्क है ना, ये कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने 3 ली है, आप कितनी भी ले सकते हो, 4, 5, 10, 15, 100, कितनी भी। तो यहाँ पे एंड डिस्क के साथ होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो तरीका है वो यही है बेसिकली, सेम तरीका फॉलो करना है। यहाँ पे आपको छोटा एग्जाम्पल लेके बताया है कि इस तरीके से टावर ऑफ हेनोई जो आपकी प्रॉब्लम है, इसे बोलते हैं टावर ऑफ हेनोई। तो प्रॉब्लम कैसी लगी बताना, अच्छी है ना प्रॉब्लम। बेसिकली आपको ट्रांसफर करनी है डिस्क 3 रॉड्स का इस्तेमाल करके। इस गेम में एक्चुअली गेम है, एक पजल है, ठीक है। तो इस पजल में क्या होगा, आपको 3 रॉड्स रखनी है और डिस्क आप कितनी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जितने आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है उतनी नंबर ऑफ डिस्क आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे आएंगे और अब बात करेंगे आपके एल्गोरिथम की। तो मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको जो एल्गोरिथम में यूज होने वाली टर्म्स है वो समझ में आ जाए, वरना आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है बिगिनिंग, क्या होता है एंड, क्या होता है ऑक्सिलरी, ठीक है। तो अब नीचे आ रहे हैं, 1 मिनट रुकना। देखो यहाँ पे एल्गोरिथम है आपकी। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट किया हमने। आप जानते हो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्ट। स्टेप 2 रीड एन, एन मतलब कितनी आपको डिस्क चाहिए। स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे मूव इज इक्वल टू पावर 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आपके मूव है, मतलब कितने मूव्स लगे, जैसे मुझे यहाँ पे लगे टोटल 7 मूव्स। ये आपके टोटल क्या है, मूव्स हैं। इतने मूव्स में हमारा जो काम था वो हो गया। तो अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये आपका क्वेश्चन था, ये जो डायग्राम है 3 के लिए है। अगर मैं निकालूं पावर ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 3 माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ 2 की पावर, इसे ऐसे लिख लो, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1, मतलब 7 स्टेप लगे हमें, है ना। आपने देखा भी यहाँ पे कि 3 आपके डिस्क के लिए यहाँ पे मुझे 7 स्टेप बोलो या फिर मूव बोलो, ठीक है। इतने मूव लगे मुझे, इतने मूवमेंट करनी पड़ी अपनी डिस्क की अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने मूव को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे एक फंक्शन है टी नाम से, टावर ऑफ हेनोई के लिए हमने फंक्शन बनाया है टी नाम से स्टेप 4 में। यहाँ पे एन आपकी डिस्क है, ये आपका बिगिनिंग का आपका रॉड है, ये आपका ऑक्सिलरी रॉड है, ये आपका एंड का रॉड है। रिकर्सिवली अंटिल n इज इक्वल टू 0। तो आपको इस फंक्शन को कॉल करते जाना है जब तक आपका जो n है वो 0 ना हो जाए। जहाँ पे आपका जो n है, ये जो आपका n था, 1 मिनट, देखो यहाँ पे आपका जो n है ये क्या हो गया, 0 हो गया ना। यहाँ पे एक भी डिस्क नहीं बची, जब तक आपको इस फंक्शन को कॉल करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 4.1 क्या है, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर आपकी n की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप जाओगे स्टेप नंबर 5 पे, एल्स गो टू स्टेप नंबर 4.2 स्टेप। और 4.2 स्टेप क्या है, देखो आपका ये है, यहाँ पे 3 आपको अलग अलग फंक्शंस कॉल करने हैं। पहला ये वाला है, दूसरा ये है, एंड मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे n आएगा। एंड देन ये वाला है। बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पैटर्न क्या है, पहले आप क्या करोगे, n माइनस 1 जो आपकी डिस्क है, मतलब जितनी भी डिस्क है उसमें से n माइनस 1 एक को छोड़ना है आपको, ठीक है। n माइनस 1 डिस्क आप ट्रांसफर कर दोगे बिगिनिंग से, कहाँ पर, ऑक्सिलरी पर। मतलब ये आपका a था, ये आपका बी था, और जो आपका एंड है ना, यहाँ पर ये यूज होगा एज आपका ऑक्सिलरी। देखो ये आपका सोर्स बन गया, ये आपका डेस्टिनेशन बन गया। जो बीच में होता है आपका ऑक्सिलरी होता है। तो इस टाइम पे जो आखिरी वाला है ना, एंड वाला, वो आपका काम करेगा एज अ ऑक्सिलरी। तो आपको n माइनस 1 डिस्क ट्रांसफर करनी है बिगिनिंग से ऑक्सिलरी मतलब बी वाली पर,
और बी आपका जो एंड था, मतलब जो सी था ना, उसे आप यूज करोगे एज अ ऑक्सिलरी, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया था, हमारे पास ये डिस्क थी इतनी, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 और 3, 3 डिस्क थी। तो हमने n-1 जो डिस्क थी उसे हमने ट्रांसफर कर दिया ए से कहाँ पर, बी पे। देखो हमने ये दो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी ना, और एक हमने यहाँ पे छोड़ दी है। तो हमें एग्जैक्टली यही करना है। तो मैंने इस्तेमाल किया है सी का, मतलब एंड वाले का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके मैंने अपनी n-1 डिस्क ए से बी पर ट्रांसफर कर ली। तो स्टेप 1 तो मेरा ये हो गया इसके अंदर। फिर सेकंड क्या है, जो आपकी आखिरी वाली जो डिस्क है, लास्ट डिस्क जो बच गई ना आपकी 3 नंबर वाली, उसको आपको ट्रांसफर करना है बिगिनिंग से कहाँ पर, एंड वाली पर, यूजिंग ऑक्सिलरी, ठीक है। मतलब बिगिनिंग मेरा यहाँ पे ए है, ऑक्सिलरी मेरा यहाँ पर बी है, एंड मेरा यहाँ पर क्या है, सी है। तो मुझे ए से सी पर लेके जानी है आपकी एंड वाली लास्ट डिस्क। ये मैंने यहाँ पे किया था, देखो जो मेरी लास्ट डिस्क बच गई थी ये वाली, इसको मैंने ट्रांसफर किया कहाँ पे, ए से कहाँ पर, सी पे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये किया है। तो जो भी आपका बीच में आएगा ना, इसको इस फंक्शन के अंदर जो भी बीच में आएगा वो आपका बन जाएगा ऑक्सिलरी। जैसे यहाँ पर एंड बीच में आया तो ये बन गया ऑक्सिलरी, यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी बीच में आया तो आपको जो बी था आपका बन गया ऑक्सिलरी, यहाँ पे आपका बिगिनिंग बीच में आया तो आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्क को, सॉरी रॉड को ऑक्सिलरी मानना है, ठीक है। अब जो आपका लास्ट है वो क्या बोलता है कि वापस से आप क्या करोगे, आपकी जो n-1 डिस्क थी उसे लेके आ जाओगे कहाँ से, आपका बी से, आपका कहाँ पे, ये आपका बी है, कहाँ से जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे यूजिंग ए, ठीक है, यूजिंग ए। तो आप बी से सी पे जाओगे ए का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे आपका जो बिगिनिंग वाली जो आपकी रॉड थी वो एज अ ऑक्सिलरी काम करेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ फिक्स कर दिया है मैंने, यहाँ पर बिगिनिंग एंड ऑक्सिलरी फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बदलती जाती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, फिर जो आपकी n-1 जो डिस्क थी उन्हें आप लेकर आ गए बी से सी पे। तो यहाँ पे बी था आपका, इस बी से आप सी पे जाओगे लेकिन ए का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो मैंने देखो पहले इस रेड को यहाँ पे ट्रांसफर किया फर्स्ट वाली पर, बी से ए पे गए, फिर इस वाइट को मैंने सी पे किया और फिर इस रेड को फाइनली सी पे कर दिया। तो यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया एज अ ऑक्सिलरी रॉड, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये तीनों फंक्शन समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आप इस लूप को फॉलो करते जाओगे जब तक आपकी n की वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब जब तक आपकी जो डिस्क है वो सारी खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसी खत्म हो जाएगी वैसी जो आपका टारगेट है जो आपको करना था कि सारी जो आपकी डिस्क है आपकी स्टैक में उन्हें आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाना था, आप वहां पे पहुंचा दोगे, ठीक है। जैसे ही आपकी डिस्क यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरी एल्गोरिथम लिखी टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे आपको एंड में स्टॉप करना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको सुडो कोड और फ्लो चार्ट में दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुडो कोड भी सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका बदल गया है। यहाँ पे आप बिगिन करते हो, रीड करते हो एन की वैल्यू, कैलकुलेट करते हो मूव इज इक्वल टू पावर ऑफ 2 की पावर n-1। यही सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है बार बार, ठीक है, मूव को निकालने के लिए, कितने आपको मूव लगने वाले हैं अपनी डिस्क को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फंक्शन जो आपका है ये वाला, ऐसे आपने कॉल किया रिकर्सिवली, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। रिकर्सिवली अंटिल आपकी n की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स है बिगिन, कैलकुलेट, फंक्शन, प्रोसीजर, इनका यूज करना है, ठीक है। फिर वही करना है आपको, इफ n इज इक्वल टू 0 देन आपको नो डिस्क टू मूव। अगर n है ही नहीं तो आप क्या मूव करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। एल्स क्या करोगे आप, पहले n-1 डिस्क लेके जाओगे बिगिनिंग से आपके ऑक्सिलरी तक, फिर जो आपकी लास्ट डिस्क है उसको लेके जाओगे कहाँ से, ऑक्सिलरी यूज करोगे, बिगिनिंग से एंड पे जाओगे, एंड देन आखिरी में जाओगे n-1 डिस्क थी उन्हें आप ऑक्सिलरी से एंड पे लेके जाओगे यूजिंग द बिगिनिंग। फिर एंड प्रोसीजर आपने यहाँ पे शुरू किया था तो यहाँ पे एंड भी करना पड़ेगा, और फिर फाइनली आप एंड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे फाइनली आप एंड कर दोगे। तो इस तरीके से देखो सब कुछ सेम लिखा है हमने, लेकिन यहाँ पे जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वो बदल गया। यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बिगिन आएगा, आपका एंड आएगा, वहां पर स्टार्ट आता है, स्टॉप आता है, और स्टेप वाइज लिखते हैं एल्गोरिथम को। यहाँ पे आपने रीड लिखा, कैलकुलेट लिखा, प्रोसीजर लिखा, फिर यहाँ पे आपने क्या, एंड प्रोसीजर। तो ये आपका तरीका है सुडो कोड के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट था इसमें फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है।
तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा देख लो। यहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट के लिए हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर ओवल शेप का, ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया आपने, फिर आपने यहाँ पे रीड किया, ये आपका बेसिकली एक पैरेललोग्राम है, इसमें हम रीड करते हैं, रीड करिए n की वैल्यू, देन आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया, यहाँ पे आप ऑपरेशन करते हो, तो आपने मूव निकाला 2n-1, इसके बाद ये आपका डायमंड है, इसमें हम लेते हैं डिसीजन, क्या करना है बेसिकली हमको, कंडीशन जो होती है यहाँ लगाते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ n इज इक्वल टू 0 है तो क्या करोगे, आप नीचे आओ, अगर नहीं है 0 तो आप नीचे आओगे, और अगर है तो आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपका 0 नहीं है तो आप इसे कॉल करोगे, और इसे कॉल करने के लिए आपको इसको एग्जीक्यूट करना है ए को, और ये ए क्या है बेसिकली मैंने यहाँ बता दिया है। इस ए में आपका 3 चीज होगी, पहले वही आपकी यहाँ पे n-1 आएगा, ठीक है। n-1 डिस्क आप लेके जाओगे कहाँ से कहाँ तक, बिगिनिंग से आपके ऑक्सिलरी पर, देन आखिरी डिस्क आप लेके जाओगे बिगिनिंग से आपके एंड पर, एंड देन आपकी n-1 डिस्क जाएगी आपकी ऑक्सिलरी टू आपकी एंड यूजिंग बिगिनिंग एज अ ऑक्सिलरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ्लो चार्ट बनाया। अगर आपको एक बार प्रॉब्लम का आइडिया मिल गया तो उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपनी क्लासेस में सूडो कोड नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक पीडीएफ दे रही हूँ, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा रिगार्डिंग फ्लो चार्ट, सूडो कोड और आपका एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है मैंने किस तरीके से लिखना है, कैसे आपको बनानी है आपके फ्लो चार्ट एल्गोरिथम। तो ये मैं शेयर कर दूंगी, कल तक आपको मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ भी। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको सिंबल्स लेने हैं। ये लाइंस आपकी फ्लो के लिए होती है फ्लो चार्ट में, ये आपका टर्मिनल है, ये आपका इनपुट आउटपुट के लिए, ये आपका प्रोसेसिंग के लिए, ये आपका डिसीजन के लिए, ये कनेक्टर है आपका, और ये आपका सब फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका सूडो कोड है, एक मिनट, ये आपका सूडो कोड है। तो बेसिकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सूडो कोड होता क्या है और किस तरीके से आपको कॉमन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है सूडो कोड में। देखो यहाँ पे क्या है, सूडो कोड consist of the short, readable, and formally styled English language used to explain an algorithm, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में कीवर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करते हो। इट डज नॉट इंक्लूड डिटेल्स लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन, सब रूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल नहीं होता है, शॉर्ट में होता है, शॉर्ट आइडिया, एक स्निपेट होता है आपके प्रोग्राम का। इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द प्रोग्रामर और नॉन प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द जर्नल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, क्या आपका सूडो कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड होता है? नहीं होता, वो आपका सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के कीवर्ड्स को यूज करता है, और चाहे वो आपका प्रोग्रामर हो चाहे नॉन प्रोग्रामर हो, उन दोनों को ही वो समझ में आएगी, क्योंकि वो बेसिकली आपके प्रोग्राम की बेसिक जर्नल वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इट गिव्स अस द स्केच ऑफ द प्रोग्राम बिफोर एक्चुअली कोडिंग। तो आपको कोडिंग करने से पहले एक बार स्केच बताता है प्रोग्राम का, क्या क्या है इसके अंदर, कैसे आपको करना है। इट इज नॉट मशीन रीडेबल, ठीक है। सूडो कोड कैन नॉट बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ये कंपाइल नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। देयर इज नो स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर सूडो कोड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सिंटेक्स नहीं होता सूडो कोड का। अब यहाँ पे गाइडलाइंस है किस तरीके से आपको सूडो कोड लिखना है। तो राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन, एक लाइन में आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है। कैपिटलाइज इनिशियल वर्ड, आपको इनिशियल वर्ड्स को कैपिटलाइज करना है, जैसे कि आपका बिगिन, कैलकुलेट, प्रोसीजर, इन वर्ड्स को आपको, इनिशियल वर्ड्स को आपको कैपिटलाइज करना है। इंडेंट टू हायरार्की, इंडेंटेशन करनी है। एंड मल्टी लाइन स्ट्रक्चर, एंड भी करना पड़ेगा आपको, और कीप द स्टेटमेंट्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं सूडो कोड के अंदर। देखो यहाँ पे आपका ये डबल स्लैश है, इसका इस्तेमाल करते हैं, दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट द कमेंट। इसके बाद आपका क्या है, एक मिनट, फिर आपका बिगिन है और एंड है। स्टेटमेंट को आपको बिगिन करना है अगर, तो इसके लिए यूज करोगे बिगिन का, और एंड आपकी जो होगी वो होगी एंड से। फिर इनपुट, गेट, रीड, ये आपके कीवर्ड हैं डेटा को इनपुट करवाने के लिए। फिर कंप्यूट और कैलकुलेट, ये आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालने के लिए कीवर्ड्स है। फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनिशियलाइज, ये आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इनिशियलाइजेशन के लिए आपके कीवर्ड्स हैं। फिर आउटपुट दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आप आउटपुट का यूज करो, चाहे प्रिंट का यूज करो, चाहे आप डिस्प्ले का यूज करो, ठीक है।
इसके बाद इफ, एल्स एंड इफ डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। वाइल एंड वाइल आपके लूप के लिए और आपकी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के लिए। फॉर और एंड फॉर भी आपके आइटरेटिव इंक्रीमेंटेड टेस्टेड ऑटोमेटिकली लूप के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉमन कीवर्ड्स है जो आपके सूडो कोड में आते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया क्या होता है सूडो कोड, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसका, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आप सूडो कोड लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए यहाँ पे ये टी मिसिंग है। ठीक है, प्रिंट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए प्रोग्राम है, प्रिंट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे देखो डिफरेंट समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाली थी ये चीज। देखो एल्गोरिथम क्या होती है बेसिकली। An algorithm is a sequence of instructions used to solve a problem। ये आपकी sequence of instruction है किसी problem को solve करने के लिए। ठीक है, user needs knowledge to write the algorithm। algorithm लिखने के लिए user के पास knowledge होनी चाहिए। फ्लो चार्ट क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है आपकी फ्लो चार्ट। नॉट नीड नॉलेज ऑफ प्रोग्राम टू ड्रॉ और अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूजर के पास नॉलेज होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका सुडो कोड, इट इज लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को आपने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। ठीक है, नॉट नीड नॉलेज ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड और राइट अ सुडो कोड। तो आपको प्रोग्राम लैंग्वेज की नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी नहीं है सुडो कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दीज, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन सबको मैं आपको दे दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लेना, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपको हेल्प भी करेगी ठीक है समझने में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ आपके फ्लो चार्ट्स हैं, और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस पीडीएफ में। तो यहाँ पे हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ पे ओवर होती है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आपको लाइक करनी है क्लास को, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और आगे आने वाले सारे क्लासेस के लिए, जो भी आपकी क्लास होने वाली है, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस और ऑब्जेक्टिव क्लासेस, उनके लिए आप बेल आइकन को हिट कर लो। और अगर गेस्ट पेपर्स आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हो, इस नंबर पे बात करके आप गेस्ट पेपर्स ले सकते हो। 8 गेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।